हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर हीट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, तो इस चैप्टर के लिए आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको क्लास 7 साइंस का कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर क्लास 7 साइंस का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझेंगे व्हाट इज टेम्परेचर। देन वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर विच इंक्लूड्स क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर, and then we will move to our topic of transfer of heat, and then we will understand about sea breeze and land breeze. So let's start with our first topic and understand what is temperature. The temperature is the degree of hotness or coldness of an object. तो फ्रेंड्स, कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये उसका टेम्परेचर होता है। तो अगर हमें पता लगाना है कि कोई एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो हम उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे। और हम टेम्परेचर मेजर करते हैं किसकी मदद से? बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो किसी भी चीज का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करेंगे। So in this chapter we will learn about 3 types of thermometer. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम 3 टाइप ऑफ थर्मामीटर सीखेंगे। कौन कौन से हैं? पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर, एंड थर्ड वन इज डिजिटल थर्मामीटर। So let's first understand about clinical thermometer. Clinical thermometer is a device that is used to measure the body temperature of a person. तो फ्रेंड्स, ये क्लिनिकल थर्मामीटर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। जब भी हमें फीवर होता है, हम इसी थर्मामीटर को यूज कर कर अपना फीवर चेक करते हैं। सो क्लिनिकल थर्मामीटर एक डिवाइस है जिससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। और ये किस चीज से बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। जैसे कि फ्रेंड्स आप इधर देख सकते हैं, ये जो थर्मामीटर है ये ग्लास ट्यूब से बना हुआ है। और इसकी एक एंड पर फ्रेंड्स क्या होता है? एक बल्ब होता है। देखिए यहाँ पर ये जो है एक ये बल्ब है और इसमें क्या भरा हुआ है? मरकरी भरी हुई होती है। यही चीज मैंने यहाँ लिखी भी हुई है। द ग्लास ट्यूब कंटेन्स अ बल्ब एट वन एंड विच इज फिल्ड विद मरकरी। तो फ्रेंड्स, जो मरकरी होती है इसमें वो कैसे हेल्प करती है? The mercury level in the thermometer rises up in the thread-like portion of the thermometer, which therefore indicates the temperature of the body. तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब ये बल्ब हमारी बॉडी को टच करता है तो जो इसमें मरकरी होती है वो राइज करती है थर्मामीटर में। वो राइज करती है इसमें, ये जो थ्रेड लाइक पोर्शन फ्रेंड्स आपको दिख रहा है ना, ये येलो सा, इसमें राइज करती है। और फिर वो जितनी राइज हुई है ये चीज हम पढ़ सकते हैं। ये जो हमें स्केल गिवन है इधर देखिए, ये थर्मामीटर में स्केल होता है ना, ये स्केल हमें बताता है कि मरकरी कहां तक राइज हुई है। और जब हम उसकी रीडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। The level of the mercury can be measured by reading the scale given on the thermometer. ठीक है फ्रेंड्स, यही बात मैंने अभी आपको बताई है। अब फ्रेंड्स, दूसरी बात याद रखिए कि ये जो स्केल है ना, देखिए इसमें एक तो डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है और एक डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है। तो हम दोनों में जो रीडिंग है उसको रीड कर सकते हैं। जो हमारा टेम्परेचर जो इसमें मरकरी जितनी राइज करी है ना, वो हम दोनों में ही रीड कर सकते हैं। बट यूजुअली फ्रेंड्स हम डिग्री फ़ारेनहाइट में रीड करते हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई 100 बुखार हो गया है, 102 बुखार हो गया है, तो वो किस में होता है? वो फ़ारेनहाइट में होता है। और डिग्री सेल्सियस में भी हम मेजर कर सकते हैं। द क्लिनिकल थर्मामीटर रिकॉर्ड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस विच इज द रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने की क्लिनिकल थर्मामीटर की एक रेंज होती है। वो क्या है? 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और यही रेंज होती है हमारे बॉडी टेम्परेचर की भी। नाउ
On an average, the temperature of the human body is around 37 degree Celsius or 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ्रेंड्स, जब हमें अगर फीवर नहीं है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल टेम्परेचर कहलाएगा। वो कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे जब ये मर्करी जो है ये राइज करती है तो ये एकदम से नीचे क्यों नहीं गिरती है? लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड इट। Because clinical thermometer has a small sharp curve called kink which is present near the bulb. This prevents the mercury level from falling down on its own in the thermometer. तो फ्रेंड्स, इधर बल्ब के पास एक किंक होता है, स्मॉल शार्प कर्व कॉल्ड किंक। ये जो किंक होता है यही मरकरी को नीचे गिरने नहीं देता। फ्रेंड्स, जब हम थर्मामीटर को जर्क देते हैं, उसको झड़काते हैं, जब भी वो मरकरी लेवल नीचे आ सकता है, अपने आप से नहीं आता, बिकॉज अ किंक इज देयर नियर द बल्ब। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज क्लिनिकल थर्मामीटर। फर्स्टली वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, थर्मामीटर को हमें एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हम थर्मामीटर को या तो मुंह में लगाते हैं या अपने अंडर आर्म्स में लगाते हैं। तो जब हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे वॉश कर लेंगे तो उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। देन बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर, गिव फ्यू जर्क्स टू इट टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और फिर फ्रेंड्स, हमें थर्मामीटर को कुछ जर्क्स देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? जिससे कि जो मर्करी का लेवल है अगर वो बढ़ा हुआ है तो वो नीचे आ जाए, 35 डिग्री से सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ नेक्स्ट, द थर्मामीटर इज प्लेस्ड बीनीथ द टंग फॉर अबाउट अ मिनट। इसके बाद फ्रेंड्स, हम थर्मामीटर को अपनी टंग के नीचे रख लेते हैं फॉर अबाउट अ मिनट। Take it out and observe the temperature reading on the thermometer. तो अब फ्रेंड्स, जब हमने थर्मामीटर को अपनी टंग के नीचे रखा हुआ है तो जो मरकरी है बल्ब में, थर्मामीटर में जो बल्ब में मरकरी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस सारी प्रोसीजर में फ्रेंड्स 1 मिनट के आसपास लग जाता है। इसलिए कभी भी हमें 1 मिनट से पहले थर्मामीटर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। फिर 1 मिनट के बाद हम थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे और देखेंगे जो मरकरी का लेवल है वो कितना बढ़ा हुआ है, तो उसको हम स्केल में रीड कर लेंगे। और जब हम उसको रीड करेंगे तो वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं। नाउ व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ती हैं जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं। सो लेट्स सी what all are those precautions. First one is wash the thermometer before and after using it. तो जैसे कि अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि थर्मामीटर को यूज करने से पहले हमें उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड में वॉश करना चाहिए, जिससे कि अगर उसमें कोई जर्म्स वगैरह हैं तो मर जाएं। और फ्रेंड्स, उसको यूज करने के बाद भी वॉश करना जरूरी है। नेक्स्ट वन इज मेक श्योर द टेम्परेचर ऑफ द थर्मामीटर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर टेकिंग द टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, थर्मामीटर को यूज करने से पहले हमें देखना चाहिए कि जो उसमें टेम्परेचर हो वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। और अगर नहीं है तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उसे हमें जर्क देना चाहिए। और जब वो नीचे आ जाए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए, जब भी हमें उसको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिकॉशन इज कीप द थर्मामीटर स्ट्रेट इन ऑर्डर टू सी द मर्करी लेवल प्रिसाइसली। अब नेक्स्ट प्रिकॉशन फ्रेंड्स ये होता है कि जब हमने थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर लिया है तो उसे रीड करने के टाइम पर हमें थर्मामीटर को अपने आई लेवल पर हॉरिजॉन्टली रखना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से जो मर्करी लेवल है उसे देख सकें और हम स्केल पर उसे रीड कर पाएं। नेक्स्ट इज होल्ड द थर्मामीटर विद केयर और इट कैन ब्रेक डाउन। यू शुड नॉट टच द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर एट ऑल।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रिकॉशन ये है कि हमें थर्मामीटर को काफी ध्यान से पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ से छूट गया तो नीचे गिरते ही वो टूट जाएगा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब। और दूसरी बात, हमें जो थर्मामीटर का बल्ब होता है ना, उससे तो बिल्कुल भी उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डेलिकेट पोर्शन होता है। अगर वो बल्ब टूट गया तो फ्रेंड्स जो उसमें मरकरी होती है वो सारी नीचे गिर जाएगी, विच इज वेरी हार्मफुल। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें जरूर लेने चाहिए while यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर। The laboratory thermometer is used to find out the temperature of the other objects such as water rather than human body temperature. अब फ्रेंड्स, अगर हमें अपनी बॉडी के टेम्परेचर के अलावा बाकी ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम यूज करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। जैसे कि अगर हमें वाटर यानी पानी का टेम्परेचर नापना हो तो जब हम इसे यूज करेंगे, या अगर सपोज करिए कि हम लैब में काम कर रहे हैं, वहां पर हमें किसी चीज का टेम्परेचर नापना होता है, तो जब भी हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर ऐसा दिखता है। It can measure the temperature from -10 डिग्री सेल्सियस to 110 डिग्री सेल्सियस। और फ्रेंड्स ये टेम्परेचर मेजर कर सकता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक। Now next topic is what precautions should be taken when using a laboratory thermometer। तो फ्रेंड्स जब हम इस थर्मामीटर को यूज कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लेट्स सी। You should always hold the laboratory thermometer in a straight upright position without tilting it। तो देखिए जब भी हम इसे यूज करते हैं इस थर्मामीटर को, तो हमें इसको स्ट्रेट रखना चाहिए। जिस तरह यहाँ पर हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है कि हमने उसको कैसे एक स्ट्रेट पोजीशन में रखा हुआ है थर्मामीटर को, उसको बिल्कुल भी टिल्ट नहीं करना होता। नेक्स्ट प्रिकॉशन है द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नेवर टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर इन विच द सब्सटेंस इज केप्ट। फिर फ्रेंड्स जैसे कि हम दिख रहा है कि भाई हम अगर एक पानी का टेम्परेचर नाप रहे हैं कि वो कितना गर्म है, तो थर्मामीटर पानी को टच करे, जो थर्मामीटर का बल्ब है ना वो पानी को टच करे, ना कि जिस कंटेनर में वो पानी रखा हुआ है उसको। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो हमें लेना चाहिए। Next one is the bulb of the thermometer should be completely immersed in the substance so that it covers the bulb from all the sides। और फ्रेंड्स ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो वो बल्ब है वो पानी से बाहर आ जाए, उसमें पानी में ही रहना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली इमर्स्ड, यानी कि वो उसमें अच्छे से डूबना चाहिए जिससे कि बल्ब कवर हो जाए सारी तरफ से पानी से। एंड रेस्ट ऑफ द प्रिकॉशंस आर सेम एज दैट ऑफ द क्लिनिकल थर्मामीटर। और बाकी फ्रेंड्स जो अभी हमने पीछे प्रिकॉशंस पढ़े थे क्लिनिकल थर्मामीटर के, वही सारे प्रिकॉशंस हमें इधर लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी लेने चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल थर्मामीटर की। दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर डज नॉट कंटेन मर्करी। इट डायरेक्टली डिस्प्लेस द करेक्ट टेम्परेचर ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। तो फ्रेंड्स जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उनमें मरकरी नहीं होती। देखिए ये है डिजिटल थर्मामीटर, तो इनमें मरकरी नहीं होती। ये जो टेम्परेचर डिस्प्ले करते हैं ना, वो सीधा ये कि डिस्प्ले स्क्रीन है, यहाँ पे हमें टेम्परेचर लिखा हुआ दिख जाता है। तो विदाउट मरकरी ये कैसे मेजर करते हैं? दीज थर्मामीटर्स मेजर द टेम्परेचर थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू टेम्परेचर मेजर करते हैं। लेट्स सी हाउ। The information captured is sent to a microchip that processes it and displayed numerically on the digital screen। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू जो इसने टेम्परेचर मेजर करा है, जो इंफॉर्मेशन कैप्चर करी है, वो माइक्रोचिप इसमें लगी होती है, वो प्रोसेस करती है इस इंफॉर्मेशन को और उसे नंबर्स यानी न्यूमेरिकली उसको डिस्प्ले करती है इस स्क्रीन पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी हमें दिख रहा है टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है, 98.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ्रेंड्स हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है ट्रांसफर ऑफ हीट।
अब फ्रेंड्स हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है और कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट में होती है। द फ्लो ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स जो हीट ट्रांसफर होती है, जो उसका फ्लो होता है, वो हमेशा एक गर्म ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। और फ्रेंड्स ये जो हीट ट्रांसफर होती है ये तीन तरह से हो सकती है। कौन कौन से हैं वो तीन तरीके? पहला है कंडक्शन, फिर है कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन। फ्रेंड्स ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं। आइए इनको एक एक करके समझते हैं और इन तीनों के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। तो पहला है कंडक्शन। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन सॉलिड ऑब्जेक्ट्स व्हाइल बीइंग इन फिजिकल कांटेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो ये समझिए कि ये जो हीट फ्लो हो रही होती है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होती है। कंडक्शन में जो हीट फ्लो करती है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में होती है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें फिजिकल कांटेक्ट हो रहा होता है, यानी कि वो आपस में टच कर रहे होते हैं। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। तो इसमें फ्रेंड्स जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हो रही है, यानी कि एक से दूसरे, फिर दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल हो रही होती है। Here both the molecules must be in contact for this process to occur। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए जब भी कंडक्शन हो पाती है। इट इज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। तो फ्रेंड्स कंडक्शन में डायरेक्टली जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही होती है। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट एनर्जी फ्लो कर रही है। अब फ्रेंड्स जब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हीट एनर्जी फ्लो करती है तो इसमें टाइम लगता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। इसलिए कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो स्लोली होती है इफ वी कंपेयर इट टू कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, तो तीनों प्रोसेस में से कंडक्शन में सबसे धीरे हीट का फ्लो जो होता है वो स्लो जा रहा होता है। तो फ्रेंड्स यहां पर याद रखिए कि जब हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में तो उसे कंडक्शन कहते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फिजिकली कांटेक्ट में होते हैं, वो टच कर रहे होते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। अ मेटल रॉड held directly above the flame of a candle. After some time, the rod will start to heat up and then the whole rod will become so hot that we won't be able to hold it anymore. आइए कंडक्शन को हम एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। देखिए इस पिक्चर में यहाँ पर एक ये कैंडल है और उसके ऊपर मैंने ये रॉड, एक मेटल रॉड पकड़ी हुई है। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जब कैंडल बर्न हो रही है तो जो मेटल रॉड का ऊपर का ये जो हिस्सा है वो तो ऑब्वियसली गर्म होगा ही होगा। पर अगर अब मैं इस मेटल रॉड को थोड़ी देर कैंडल के ऊपर ऐसे पकड़ी रहूं तो धीरे धीरे ये जो पूरी मेटल रॉड है ये इतनी गर्म हो जाएगी कि मैं इसे ऐसे होल्ड कर ही नहीं सकती। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों हुआ? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ कंडक्शन। और फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होती है। तो जो रॉड का ये वाला हिस्सा था ये गर्म है, राइट? तो यहां से धीरे धीरे हीट फ्लो होने लग गई टुवर्ड्स ये वाला पार्ट जो ठंडा था। तो इस वजह से फ्रेंड्स ये जो पूरी रॉड थी वो इतनी गर्म हो गई कि मैं इसको फिर पकड़ ही नहीं पा रही थी। सो दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। Another example is heating a pan on the burner। तो फ्रेंड्स जब हम किसी बर्नर यानी गैस स्टोव पे कोई पैन रखते हैं तो वो धीरे धीरे पूरा गर्म हो जाता है, यहाँ तक कि कई बार तो उसका हैंडल भी गर्म हो जाता है। तो ये भी होता है बिकॉज ऑफ कंडक्शन। इसी तरह से व्हेन यू आयरन क्लोथ्स द क्लॉथ रिसीव्स हीट फ्रॉम द आयरन। तो फ्रेंड्स जब हम कोई कपड़ा प्रेस कर रहे होते हैं, आयरन कर रहे होते हैं, तो वो जो कपड़ा होता है वो पूरा गर्म हो जाता है ना? ये भी इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ये जो दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें आपस में कांटेक्ट हो रहा होता है, ये टच हो रहे होते हैं। तो इसलिए उनको हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट आयरन टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट दैट इज क्लॉथ। फ्रेंड्स क्या आप किसी
कपड़े पर बिना टच करे, आयरन को बिना टच करे उसको प्रेस कर सकते हैं? नहीं ना, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इन कंडक्शन हीट का ट्रांसफर होने के लिए सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में टच होना, एक फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी होता है। अनदर एग्जाम्पल इज गेटिंग इन टच विद अ हॉट टी कप। अब फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम जब चाय का कप उठाते हैं तो वो इतना गर्म होता है कि हम एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। होता है ना, आप चाय नहीं पीते तो आपके साथ ये दूध के ग्लास के साथ होता होगा कि आप एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंडक्शन। जो हीट, जो गर्म कप से जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है वो हमारे हाथ में ट्रांसफर हो जाती है, और वो एकदम से इतनी ज्यादा हीट ट्रांसफर हो जाती है कि वो हमें बहुत गर्म लगता है। फ्रेंड्स देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे ही ऑब्जेक्ट्स हीट कंडक्ट कर पाते हैं। ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हीट कंडक्ट नहीं कर पाते। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैटेगराइज ऑब्जेक्ट्स एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। So what are conductors? The objects that can allow the heat to flow through them are called conductors. तो फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हीट पास हो सकती है उन्हें कहते हैं हम कंडक्टर्स। जैसे कि एग्जांपल्स देखते हैं हम, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, ये जो सभी हैं ये कंडक्टर्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो वेसल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, लोहे की कढ़ाइयां होती हैं, जो लोहे के बर्तन होते हैं, इसी तरह से कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील के जो बर्तन होते हैं वो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनमें से हीट आराम से पास हो जाती है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। Now, what are insulators? The objects that do not allow the flow of heat from them are called insulators. तो फ्रेंड्स, वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हीट पास नहीं हो सकती उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, वुड एंड प्लास्टिक। तो देखिए फ्रेंड्स, हम कुकिंग के टाइम जो स्पून्स होती हैं वो वुड की यूज करते हैं, जिससे कि वो स्पून गर्म ना हो। इसी तरह से बहुत सारी केटल्स में प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। उसका भी यही रीजन होता है, जिससे कि जब हम उसमें चाय बनाएं या कोई और कुछ कुकिंग करें तो जो हैंडल है वो प्लास्टिक का गर्म नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ हीट में दूसरा कंसेप्ट है कन्वेक्शन। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसफर ऑफ हीट लिक्विड्स और गैसेस में होता है उसे कहते हैं हम कन्वेक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉज्ड बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर। अब फ्रेंड्स, कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर से हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो लिक्विड्स और गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्चुअली में मूव करते हैं और फिर हीट ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग अ बर्नर टू हीट वाटर। तो फ्रेंड्स, जब हम पानी गर्म करते हैं तो हम बर्नर यूज करके पानी गर्म कर रहे हैं, तो वो किस वजह से गर्म हो रहा है? वहां पर कन्वेक्शन हो रही है। इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल इज लैंड एंड सी ब्रीज। आइए फ्रेंड्स, इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है यूजिंग अ बर्नर टू हीट वाटर। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, यहां पर नीचे एक ये बर्नर है, इसके ऊपर मैंने एक वेसल रख दी है और उसमें पानी भर दिया है। अब जब मैंने बर्नर ऑन किया तो क्या हुआ, जो बर्नर के पास ये जो पानी है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पहले गर्म होंगे, और ये मॉलिक्यूल्स जब गर्म होंगे तो ये हल्के हो जाएंगे और ये ऊपर मूव करेंगे। और ऊपर जो है, ऊपर का पानी ठंडा है, तो जो वो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैवी हैं, उसके कारण वो नीचे आएंगे। तो हैवी मॉलिक्यूल्स नीचे मूव कर रहे हैं, अब वो गर्म होंगे। अब जब वो गर्म हो जाएंगे नीचे तो वो हल्के होके वो ऊपर चले जाएंगे, फिर ऊपर जो पानी ठंडा है फिर वो नीचे आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि सारा पानी गर्म ना हो जाए। तो इसे हम कहते हैं कन्वेक्शन। और फ्रेंड्स देखिए, कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रही है
वो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर से हो रही है। मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में मूव कर रहे हैं, पानी जो है वो एक्चुअली में मूव कर रहा है और फिर गर्म हो रहा है। ठीक है। अब फ्रेंड्स एक हम रियल लाइफ में एक सिचुएशन देखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कैंडल के जब एक कैंडल जल रही है हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें एकदम से गर्म फील होता है। पर अगर उस कैंडल को हम दोनों तरफ से या कहीं एक साइड से एक तरफ से भी हम हाथ रखते हैं तो हमें वो इतना गर्म नहीं लगता है ना। कई बार होता है ना कि भाई कैंडल बुझने वाली है तो हम क्या करते हैं, साइड से दोनों हाथ ले आते हैं, पर हमें वो गर्म नहीं लगता। पर ऊपर रखते हैं तो हमें गर्म लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कन्वेक्शन है इसका रीजन। जब कैंडल फ्रेंड्स जलती है तो वो जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होकर वो क्या हो जाती है, वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह ले लेती है ठंडी हवा। तो इसीलिए फ्रेंड्स जब हम ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें गर्म लगता है, क्योंकि वो हवा जो है वो गर्म होकर ऊपर उठ गई है, और साइड में क्या है, साइड में ठंडी हवा है, तो वो हमें इतनी गर्म नहीं लगती। ओके। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट जो हम समझने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट में प्रोसेस, वो है रेडिएशन। बोथ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रांसमिट हीट। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो दोनों प्रोसेस थे कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों में ही एक मीडियम की जरूरत होती है अगर हीट को ट्रांसफर होना है तो। कंडक्शन में हमने देखा कि जो मीडियम है वो होता है सॉलिड, और कन्वेक्शन में मीडियम होता है लिक्विड और गैस। बट फ्रेंड्स अब ये जो थर्ड है रेडिएशन, इट इज द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन एक वो फॉर्म है हीट को ट्रांसफर करने की जिसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। रेडिएशन होती है चाहे मीडियम हो या ना हो। In radiation, heat does not pass through molecules, it is transferred through electromagnetic waves. तो फ्रेंड्स रेडिएशन में जो हीट होती है वो मॉलिक्यूल्स के थ्रू पास नहीं होती। फिर रेडिएशन कैसे होती है? ये होती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Let's see examples of radiation. Sun's heat reaches the Earth's surface through radiation. फ्रेंड्स जो सन की गर्मी है वो हमारी अर्थ तक रेडिएशन के थ्रू ही पहुंच रही है। तो रेडिएशन कैसे हो रही है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, हीट इज रेडिएटेड इनटू एन एरिया बाय फायर प्लेस और बॉन फायर। तो फ्रेंड्स विंटर्स में कई घरों में जो फायर प्लेस होते हैं वहां पर फायर जलाई जाती है, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो कमरा हो जाता है वो गर्म हो जाता है ना, उसके आसपास का एरिया गर्म हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बाहर कई बार पार्टीज में जाते हैं, वहां बॉन फायर होती है, या कैंपिंग के लिए जाते हैं, जब बॉन फायर होती है तो वहां पे भी जो आसपास का एरिया होता है वो गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट्स सम हीट इनटू द एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स देखिए, जो भी गर्म ऑब्जेक्ट होगा, जो भी गर्म चीज होगी, वो एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ हीट रेडिएट करती ही है। अब जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको एक गर्म ग्लास दूध का दिया जाता है तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हीट थी उसकी, वो एनवायरनमेंट में जो उसकी हीट थी वो रेडिएट हो गई। यही चीज मैंने यहां लिखी है, अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर्स हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। क्योंकि उस गर्म बर्तन ने सराउंडिंग्स में, अपने एनवायरनमेंट में कुछ हीट ट्रांसफर कर दी बाय रेडिएशन, इसलिए वो ठंडा हो जाता है जब हम उसको गैस से, फ्लेम से दूर रखते हैं। तो आवर बॉडी also gives heat to the surroundings and receives heat from it by radiation. फ्रेंड्स देखिए, जब आप दिन में पार्क में खेलने जाते हैं तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने हीट रिसीव करी है अपने सराउंडिंग से बाय रेडिएशन, राइट। अब जब आप अगर घर में आके बैठ जाते हैं उसके बाद, तो थोड़ी ही देर में फ्रेंड्स हमारी बॉडी फिर से ठंडी हो जाती है। क्यों? बिकॉज आवर बॉडी हैज गिवन हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है कि हमारी बॉडी सराउंडिंग्स में हीट देती है रेडिएशन से, और लेती भी है बाय रेडिएशन।
तो ये फ्रेंड्स हमने 3 फॉर्म्स देख ली हैं कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है। सबसे पहले हमने कंडक्शन समझा, फिर हमने कन्वेक्शन समझा और आखिरी में अब हमने बात करी रेडिएशन की। फ्रेंड्स मैंने आपको कन्वेक्शन का दूसरा एग्जाम्पल बताया था, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो आइए अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। So what is sea breeze? The wind blowing from the sea towards the land is called sea breeze. तो फ्रेंड्स जो हवा सी यानी समुद्र से लैंड की तरफ बहती है उसे कहते हैं सी ब्रीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि ये ब्रीज ये हवा बनती कैसे है। देखिए दिन के टाइम पर क्या होता है कि सूरज की गर्मी के कारण जो ये लैंड है ये जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू द सी। जो सी में पानी है वो इतनी जल्दी इतना गर्म नहीं हो पाता जितना गर्म ये लैंड हो जाता है। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब लैंड गर्म हो गया तो यहाँ पर जो हवा है वो भी गर्म हो गई और वो गर्म होकर लाइट होकर ऊपर चली गई। ऐसा ही होता है ना, कन्वेक्शन में हमने देखा था। अब क्या होगा कि अब इसकी जगह क्या कौन लेगा, इसकी जगह ठंडी हवा लेगी। वो कहां पर है, यहाँ समुद्र के ऊपर। तो ये जो हवा है ये ठंडी है और ये समुद्र से लैंड की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। तो ये है फ्रेंड्स सी ब्रीज। Now next is land breeze. The wind blowing from the land towards the sea is called the land breeze. अब फ्रेंड्स जो हवा जमीन से यानी लैंड से समुद्र की तरफ बहती है उसे कहते हैं हम लैंड ब्रीज। तो ये कैसे बनती है, लेट्स सी। देखिए रात में क्या होता है कि जो ये जमीन है ये जल्दी ठंडी होती है एज कंपेयर टू द सी। जो सी दिन में गर्म हुआ था वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पा रहा उसका पानी, बट जमीन जल्दी ठंडी हो रही है। तो फ्रेंड्स जो गर्म हवा है सी पर वो हल्की है तो वो ऊपर उड़ जाती है और उसकी जगह कौन लेती है, ठंडी हवा जो लैंड से आ रही है। तो इसलिए जो हवा बहती है वो जमीन से समुद्र की तरफ बहती है और उसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज। आइए फ्रेंड्स अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Why do we wear dark colored clothes in winters? तो फ्रेंड्स विंटर्स में हम डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं, लेट्स सी। The dark colored clothes absorb more heat from the environment and keep us warm in winters. क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डार्क कलर्ड के कपड़े होते हैं ये एनवायरमेंट में से सराउंडिंग्स में से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाते हैं और इसलिए हमें विंटर्स में ये वार्म रखते हैं। इसलिए हम विंटर्स में डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर्स? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई हम समर्स में लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? Because the light colored clothes reflect the heat back into the environment and keep us cool during summers. क्योंकि फ्रेंड्स जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं और इसलिए हमें वो ठंडा रखते हैं समर्स में, जब इतनी गर्मी का मौसम होता है तो इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म? Because wool is a bad conductor of heat. तो जब वूल बैड कंडक्टर है फ्रेंड्स हीट का, तो उससे क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में से हीट को बाहर एस्केप नहीं होने देती है और इस वजह से फ्रेंड्स द एयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वूलन क्लोथ्स एंड आवर बॉडी बिकम्स हॉट एंड दिस मेक्स अस फील वार्म। तो इस वजह से फ्रेंड्स जो वूलन कपड़े और हमारी बॉडी के बीच में जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और इससे हम वार्म फील करते हैं। इसी वजह से फ्रेंड्स वूलन कपड़े हमें वार्म फीलिंग देते हैं और इसी वजह से फ्रेंड्स अगर आप विंटर्स में 2 पतले ब्लैंकेट्स लेकर सोएंगे तो आपको वो ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू कि आप एक मोटा ब्लैंकेट लेकर सो जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उन 2 पतले ब्लैंकेट्स के बीच में एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी।